साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम आदिकाल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो के बारे में आइए पहले देखते हैं। इनके व्यक्तित्व और इनकी रचनाओं के बारे में 10 बिंदुओं में हमने यहाँ लिख रखा है और प्रयास किया गया है कि कुछ भी न छूटे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। और आप जानते हैं कि अमीर खुसरो और विद्यापति दोनों लोग आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनका व्यक्तित्व और इनकी रचनाएं दोनों। तो अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और रचनाओं को 10 बिंदुओं में हमने लिख लिया है। इसके बाहर से क्वेश्चन शायद न बने, ये मेरा पूरा प्रयास है कि इनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को जो महत्वपूर्ण है इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। आइए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। ये डेट आप देख लीजिए। इनका जन्मस्थान साथियों देखिए, पहला बिंदु इनका जन्मस्थान है पटियाली। अमीर खुसरो का एक एक बिंदु साथियों महत्वपूर्ण है। इनका जन्मस्थान, इनका नाम, इनका उपनाम, इनकी कृतियां, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इनका जन्मस्थान है साथियों पटियाली। ये उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन, ये आप ध्यान देख लीजिए। जन्मस्थान पटियाली एटा, वास्तविक नाम इनका अबुल हसन। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। साथियों अमीर खुसरो दिल्ली दरबार से संबंधित रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से जुड़े रहे हैं। वहां इन्होंने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीन जो है वंशों का, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीन वंशों का इन्होंने दिल्ली दरबार पर शासन देखा। दिल्ली के तख्त पर 11 सुल्तान इन्होंने देखे। दिल्ली के तख्त पर इन्होंने 11 सुल्तानों का शासन देखा। और बड़ी रोचक बात है कि ये 7 सुल्तानों के दरबार में रहे, सेवाएं दी, उनके दरबारी के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। आइए आगे देखते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनको अरबी फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में भी हैं, अरबी फारसी में भी हैं। साथ ही साथ इनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। ठीक है साथियों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, यानी ये जाने माने संगीतज्ञ भी थे, संगीत का भी इनको बहुत ज्ञान था। ध्रुपद के स्थान पर, ध्रुपद गायन शैली के स्थान पर इन्होंने कव्वाली एक गायन शैली विकसित की। कव्वाली बनाकर अनेक राग निकाले। ध्रुपद गायन शैली के स्थान पर कव्वाली बनाकर अनेक राग निकाले। और आप जानते हैं कव्वाली आज भी बहुत लोकप्रिय शैली है ना। तो इनको संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। ध्रुपद गायन के स्थान पर कव्वाली बनाया इन्होंने। कव्वाली आज भी बहुत लोकप्रिय है। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा के लिए ये है, आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो ये गए तो वहाँ उन्होंने एक दोहा कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। कालांतर में बाद में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो यह भी आप जान लीजिए, परीक्षा के दृष्टि उपयोगी है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं साथियों इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी साथियों 100 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण रचनाएं आप देखिए हैं 4-5 रचनाएं महत्वपूर्ण है जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। पहली है खालिक बारी। पहली क्या है? खालिक बारी। दूसरी पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखने और इनकी गजल। ठीक है, आइए देखते हैं खालिक बारी के बारे में। खालिक बारी फारसी हिंदी का शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? फारसी और हिंदी का शब्दकोश है। साथियों एक बात और, इनकी जो रचनाएं हैं जैसे पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, 2 सुखने हैं, उनमें क्या है? उनमें उक्ति वैचित्र है। देखिए लिखा है, इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। उक्ति वैचित्र से मतलब साथियों
इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी शैली का प्रयोग किया है कि वो चमत्कार पूर्ण लगती है। एक दो सुखना देखिए कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। ऐसा माना जाता है कि घोड़े की पीठ पर आप हाथ फेरिए और उसमें उनका एक वो होता है झाड़ू टाइप का, उससे उसको फेरा जाता है, उससे खुजली की जाती है। अगर वो न की जाए तो घोड़े को आराम नहीं मिलता, वो अड़ जाता है। तो घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। पान को अगर आप उलटते पलटते न रहिए तो वो सड़ जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। तो ये उक्ति वैचित्र आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एक मुकरी है इनकी बहुत फेमस, देखिए उसमें भी बड़ा उक्ति वैचित्र है कि नित मेरे घर आवत, नित मेरे घर आवत हैं, रात गए फिर जावत। नित मेरे घर आवत हैं, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। मतलब एक देखिए ये मुकरी, इसमें एक सखी दूसरे सखी कह रही है क्या कि नित मेरे घर आवत हैं और रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोरी के फंदा, और अमावस को अपने गोरी के फंदा में फंस जाते हैं, यानी अमावस को दिखते नहीं। तो सखी पूछती है कौन, साजन। तो दूसरी सखी क्या जवाब देती है, नहीं चंदा। आप देखिए क्या है चंदा, क्या है, रोज आता है, रात जब बीत जाती है तो चला जाता है, लेकिन अमावस्या का होता है, अमावस्या को पूरी रात काली होती है, चांद नहीं निकलता है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में, पहेलियों, मुकरियों में, दो सुखनों में भी उक्ति वैचित्र आपको देखने को प्रायः मिल जाता है। इनकी एक लाइन ये है जिसको इन्होंने स्वयं अपने बारे में साथियों कहा है, वो है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये अमीर खुसरो का कथन है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पहले ये आ भी चुका है कि किसने ये कहा है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। अमीर खुसरो को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। अमीर खुसरो को तोता ये हिंदी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है साथियों, तोता ये हिंदी अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कहा। कवियों में राजकुमार इनको कहा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इनको कवियों में राजकुमार कहा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा। ठीक है साथियों, तो आपने अमीर खुसरो के बारे में तेजी से महत्वपूर्ण बिंदु देख लिया। अब आइए हम विद्यापति के बारे में देखते हैं। साथियों, विद्यापति का जन्म 1425 विक्रमी संवत में हुआ था। 1425 विक्रमी संवत में हुआ था। इनकी मृत्यु 1497 विक्रमी संवत में हुई थी। अब आइए देखिए इनका जन्मस्थान। इनका जन्मस्थान है बिहार राज्य के दरभंगा जिले के बिस्फी नामक ग्राम में। एक आध बार परीक्षा में भी आ चुका है ये बिस्फी नामक ग्राम। ठीक है, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबारी रहे हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबारी रहे हैं, और तिरहुत की महारानी लक्ष्मा देवी भी इनकी भक्त रही है। ठीक है, इन्होंने विद्यापति साथियों बहुत बड़े विद्वान थे। उनको संस्कृत, मैथिल, अवहट्ट कई भाषाओं का ज्ञान था, और उन्होंने मुख्य रूप से 3 भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की है। उनके 14 ग्रंथ माने जाते हैं। संस्कृत में उन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत, यानी ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। और अवहट्ट में इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिल में इनकी रचना पदावली और गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय नाटक में साथियों जो पद्य है वो मैथिल में है, और जो गद्य है वो संस्कृत में है। ठीक है,
अब आइए कीर्तिलता के बारे में बात करते हैं। कीर्तिलता चूंकि इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कीर्तिलता साथियों एक लघु प्रबंध काव्य है, यह जान लीजिए, ये एक लघु प्रबंध काव्य है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। परीक्षोपयोगी बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। भृंग भृंगी संवाद के रूप में कीर्तिलता की रचना हुई है। इसमें राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। राजा कीर्ति सिंह की वीरता का यशोगान उन्होंने किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में कीर्तिलता के, कि कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। यह परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है। तो यह आप जान लीजिए, इन्होंने कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है साथियों, आइए पदावली की बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं पदावली विद्यापति के यश का आधार है। ठीक है साथियों, यह इनकी बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक चरित्र के रूप, राधा कृष्ण का लौकिक चरित्र के रूप में वर्णन है। साथियों, इनके पदावली में राधा कृष्ण का जो एक अलौकिक स्वरूप है उससे हटकर एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के रूप में, लौकिक नायक नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम की विह्वलता, विरह की व्याकुलता और पदावली में वयसंधि के वर्णन में विद्यापति ने बहुत रुचि दिखाई है। और इसीलिए शायद पदावली को लेकर, यद्यपि कुछ लोग मानते हैं कि भक्तिपरक रचना है, कुछ लोग मानते हैं श्रृंगारी रचना है, लेकिन श्रृंगार के चरमोत्कृष्ट रूप को आप उसमें देख सकते हैं। वयसंधियों का जो उन्होंने वर्णन किया है बड़ा चाव से किया है। तो यह आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो लगता है कि विशुद्ध श्रृंगारी रचना है, लेकिन वास्तव में जिसे कुछ लोगों ने कहा कि यह भक्ति रचना है और उन्होंने इसे सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसमें भक्ति का आधार क्या है, वो श्रृंगार है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को निराला जी ने नागिन की लहर कहा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता, अब इसी से आप वर्णन अंदाजा लगा लीजिए कि श्रृंगारिक पद उनके क्या है, मादक है ना। तो उनके पदों की मादकता को निराला जी ने क्या कहा, नागिन की लहर कहा। जैसे नागिन फूंक दे तो क्या होता है, आदमी मूर्छित हो जाता है। उसी तरह से इसकी मादकता इतनी ज़्यादा इनके पदों में है कि अगर आप पढ़ें तो आप वास्तव में मदमस्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसकी तुलना इन्होंने की नागिन की लहर से। किसने, निराला जी ने। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बिंदु है कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा, निराला जी ने कहा। यह याद रखिए। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। आप जानते हैं शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी के एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने लिखा है विद्यापति के बारे में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी, अभी जैसे मैंने कहा था ना कि पदावली को लेकर विवाद है कि यह श्रृंगारिक रचना है या भक्तिपरक रचना है। तो शुक्ल जी का साफ मानना है कि यह भक्तिपरक रचना नहीं, यह शुद्ध श्रृंगारिक रचना है। उसी से संदर्भित इनका ये कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। सीधा कथन आ सकता है और पूछा जाएगा कि यह किसका कथन है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि। यानी कि श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि एक संज्ञा दी गई है किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये विद्यापति जो है वो श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि, श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए विद्यापति के बारे में
उनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी? ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। विद्यापति के बारे में, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल के बाद एक उपाधि इनकी है अभिनव जयदेव की। अगली उपाधि इनकी कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, दशावधान और खेलन कवि, पंचानन आदि उपाधियाँ इनको दी गई थी। इसमें आप देखो मित्रों कि विद्यापति के बारे में जो भी बिंदु दिए गए हैं वो वास्तव में सब महत्वपूर्ण है। इनमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। और आप समझिए कि 7-8 बिंदुओं में पूरा विद्यापति की रचना और उनके व्यक्तित्व को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। कोशिश की गई है कि आपको कम समय में पूरी सूचना मिल सके। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी तैयारी करिए। और आज का प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अपनी तैयारी करिए, सफल होइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।